हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसके जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 4 पार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 5 जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है उसका ही अगला पार्ट जो है पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी कुछ मिनरल्स एंड खनिज के पूरे देश के बारे में सीखने के लिए जानने के लिए मिल रहा है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में, तो इस पर खासा फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए आगे का जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसको लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। आज का हम लोग का अगला पोर्शन है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो हैजार्ड्स क्या होता है पहले मैं वो समझा दूं आपको। हैजार्ड्स जो होता है दो प्रकार का हैजार्ड्स होता है, एक नेचुरल हैजार्ड्स होता है और एक आर्टिफिशियल हैजार्ड्स होता है। माइनिंग में ज़्यादातर जो है दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर आप आर्टिफिशियल को बोल सकते हैं। अब हैजार्ड्स मतलब दुर्घटना जिससे लोगों की जान माल की क्षति होने के ज़्यादा चांसेस हो, वो हैजार्ड्स में आ जाता है। माइनिंग खदान जो होता है जमीन के अंदर डिपॉजिट्स रहता है और ये उसको निकालने के लिए काफ़ी हमें गड्ढा करना पड़ता है अंदर में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम ये चांसेस होता है जब कभी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उस समय ये हैजार्ड्स की स्थिति बनती है। और उस समय क्योंकि भूकंप का टाइमिंग किसी भी एम्प्लॉय या जो काम करने वाले जो माइनिंग सरदार कहे जाते हैं उसके अंदर में उनको पता नहीं होता है कि कब वहां पर भूकंप आने वाली है, क्या होने वाला है। और उस स्थिति में अगर कोल माइंस की बात करें हम लोग या और भी बहुत सारे माइंस की बात करें तो इस स्थिति में वहां पर फंसने के चांसेस होते हैं, जान माल की क्षति होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अर्थक्वेक हो गया या सडन बारिश होना शुरू हो गया और अंदर में फंस गया आदमी, जल जमा हो गया, फ्लड का सिचुएशन हो गया। तो इस टाइप्स की जो स्थिति बनती है ये पूरा हैजार्ड्स में आता है। और इसके लिए सब प्रिकॉशन अगर जो भी होना चाहिए अगर नहीं लिया गया उस कंपनी ने, उस मजदूर, इस लेबर, इस मैकेनिक्स, उस इंजीनियर के लिए, तो वो एक प्रकार से क्राइम ही कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वहां पर वो स्थिति बनती है जिसमें कि उसको सुधारने की जरूरत है। तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है आपको कि एयर पॉल्यूशन ड्यू टू जनरेशन ऑफ डस्ट इन माइनिंग एरियाज। तो अब एयर पॉल्यूशन का सेंस में यहाँ पर हैजार्ड्स का हो गया कि हवा में जो धूलकण होता है जिस एरिया में माइनिंग होती है, ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है और भी तो उसके आसपास के रिहायशी इलाके में अगर लोग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग प्रकार के सांस की बीमारी से ग्रसित होंगे। दमा होगा, इन्फीलिया होगा, स्नोफिलिया होगा, ये सारी बीमारियां जो है। सो हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल? बहुत कम कह रहा है यहाँ पर कि क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि माइनिंग में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी आरामदायक होती है? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं कितना भी आप मास्क या फिल्टर लगाइए, आपको खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, फोन पर बात करने के लिए आपको फिल्टर मास्क हटाना ही पड़ेगा। और उस स्थिति में आपका जो है डस्ट आपके जो सीने के अंदर में मुंह के द्वारा प्रवेश कर ही जाता है। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ? बहुत बुरा इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है माइनिंग्स का। बट लाइफ एक ऐसा जीवन ऐसा है कि इसमें एनर्जी से रिलेटेड ये चीज़ है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा को खपत करना है, बनाना है, बिजली बनानी है, तो आपको इस तरह की माइनिंग्स करनी होगी। ना कि कोयले की बात हो, एल्युमिनियम की बात हो, बॉक्साइट की बात हो, आयरन ओर की बात हो, सब में उसकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग्स ऑन द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द इन्वायरमेंट? द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स। डस्ट मतलब धूल, नॉक्सियस फ्यूम्स का मतलब होता है ऐसा धूलकण जिससे कि आपके शारीर, आपके चेस्ट में आपको परेशानी हो, तरह तरह की बीमारियां हो जाए, उसको नॉक्सियस फ्यूम कहा जाता है। इनहेल्ड बाय माइनर्स। तो ये नॉक्सियस फ्यूम जो वर्ड्स है, फ्यूम्स, इस वर्ड्स को याद रखिएगा। इस वर्ड से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नॉक्सियस फ्यूम, द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स
make them vulnerable to pulmonary disease, the risk of collapsing mine roofs, inundation, the fires in coal mines, कोयले के खदान में आग लगना, ठीक है। द फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट थ्रेट टू माइनर्स, ये एक लगातार ऐसे जो परेशानी है, आग लगने की परेशानी कोयले की खदान में, ये बहुत बड़ा स्थिति है, भयावह स्थिति बना हुआ रहता है इससे बचने के लिए। सो द वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड, पानी उस एरिया का दूषित हो जाता है। कंटामिनेटेड मतलब दूषित होना, पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। द वाटर सोर्स इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब कचरा उसमें से निकल रहा है तो उसके आसपास में ही कहीं ना कहीं वो डंप किया जाएगा, उसको साइड किया जाएगा, अलग करके रखा जाएगा। तो जहाँ जिस लैंड पर, एक तो वहाँ पहले से माइनिंग हो रही है, उसके बाद अगर वो फिर डंप किया जा रहा है, उस फिल्टर होकर जो निकल रहा है, जिस एरिया जिस लैंड पर उसको रखा जाएगा वहाँ पर खेती नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के कचरा चीज़ें वहाँ निकलती है। सो डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। स्लरी ऐसा प्रकार, नाना प्रकार की चीज़ें जो होती है कचरा वाली, जिससे कि आपको शीशा वगैरह, स्टोन्स वगैरह और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको मिलेगी, जिससे कि आपको आपके जिस एरिया में, जिस लैंड में, जिस फार्म में आप रखेंगे, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, खेती होने में दिक्कत होती है। सो डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की, जमीन की जो खेत है उसकी डिग्रेडेशन, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। सॉइल इंक्रीज स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। तो ये नदियों को भी गंदा करता है ये माइनिंग्स, क्योंकि आसपास की नदियां हैं, डस्ट होगी, उड़ के जाएगी, गाड़ी चलेगा, ये सब। तो ये सारा इससे सब, ये देखिए, इसीलिए फिगर 5.9 में आप देख रहे हैं, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू जनरेटिंग ऑफ डस्ट इन माइनिंग एरियाज। इसके बाद आप देख सकते हैं कि झरिया टू बी शिफ्टेड। तो झरिया कहाँ है मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। झरिया जो है धनबाद में है, हमारा झारखंड राज्य के धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। और झरिया जो है काफ़ी फेमस है, ज़्यादा से ज़्यादा कोल माइंस डिपोजिट है उस एरिया में। तो ये देखिए, कोल फायर कैटास्ट्रोफ, तो आग लगने में, कोयले में बहुत अचानक दिन होते रहता है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग का आपको बुक में दिया हुआ है कि कोल यूनिट फाइंड ₹300 करोड़ इन डैमेज। तो 300 करोड़ का डैमेज कोल की जो यूनिट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस प्रिकॉशन नहीं लिया तो उसको फाइन कर दिया गया। ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, यानी अगर देखा जाए तो 50% ऐसे कोल बेल्ट है, कोयले का एरिया है जो अनसेफ है, सेफ नहीं है, अनसेफ है। यही चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, वेट एंड वॉच, a crowd watches the ongoing rescue operation outside the Bharat Coking Coal Limited, BCCL का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए शॉर्ट में, BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL, है ना। तो BCCL का फुल फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। लिखिए, पहले लिखिए BCCL, भारत लिखा हुआ है, देखिए उसी में से देख के लिख लीजिए, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, यानी जो खाना बनाने के लिए कोयला निकाला जाता है, तो उसके लिए बनाया गया स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, माइन एट भाटीडीह इन झारखंड ऑन थर्सडे की ये घटना है। वहाँ कुछ घटना घटी है जो वो दिखा रहा है, पेपर में छापा है कि रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव दल, बचाव का काम करने वाले, बचाने के लिए। तो ये रेस्क्यू की ज़रूरत है यहाँ पर। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर नॉट इन प्लेस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर नॉट इन प्लेस, यानी यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो चीज़ें चाहिए थी आग लगने से बचने के लिए, वो भाटीडीह जगह पर जो झरिया का है वो नहीं था। तो ये न्यूज़पेपर में देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, धनबाद यूनियन कोल मिनिस्टर शिबू सोरेन ऑन थर्सडे
announced an ex gratia of 3 lakh of the families of mines tragedy victims. Soren said dependents of the victims will be provided. तो ये जब ये शिबू सोरेन एक झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के एक नेता हैं, अब उनके अभी बेटा जो हैं अजय सोरेन, हेमंत सोरेन जो वो अभी चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, ठीक है। तो ये जो घटना पेपर में आप देख रहे हैं, ये जो बुक में, ये बहुत पहले की घटना है और ये कोलाइजन सरकार थी वाजपेयी जी के टाइम में। उस समय ये मंत्री थे वहाँ पर, क्योंकि कोयले का जो मिनिस्टर्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का चीज़ नहीं है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये यही चीज़ घटना घटने के बाद ये ट्रेजेडी जो हुई, दुर्घटना हुई, उसमें कैसे रेस्क्यू, देखिए लोग कैसे भीड़ लगाए हुए हैं, देख रहे हैं, लोगों की जान की फंसी हुई थी। तो stricter safety regulation and implementation of environmental laws and essential to prevent mining from becoming a killer industry. Conservation of minerals. We all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. We all appreciate कैसे हम लोगों को मिनरल्स को बचाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैसे सेव किया जाए, उसका सही उपयोग हो, ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए। कोयला हो, बिजली हो, एल्युमिनियम हो, आयरन ओर हो, सब जितने मिनरल्स आपकी बात हो रही है, बिजली तो मिनरल्स नहीं है, मैंने ऐसे उसमें बोल दिया, तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप। तो माइंस की बात हो रही है, तो माइंस में जितने सारे माइंस हैं, सो वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ minerals deposits and substances manufactured from them. The total volume of workable minerals deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the earth crust. अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा जितना 1% लेयर में मोटापा यूज होता है, उतना मिनरल्स होता है मात्र। सो वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट require millions of years to be created and concentrated. The geological process of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. So minerals resources are therefore finite and non-renewable. Rich mineral deposits are our country extremely valuable but short-lived possession. रिच मिनरल्स की बात हो रही है, रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स आर आर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरत होता है, आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, बट शॉर्ट लिव्ड प्रोसेशन, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट as mineral extractions comes from greater depth along the decrease in quality. आगे देखिएंगे हम लोग, और ये देखिए एक इमेज दिखाया हुआ है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि अ व्यू फ्रॉम इनसाइड द कोल माइन, कोयले की खदान में ऊपर का हिस्सा को कैसे रोका गया है, ये देख रहे हैं ना, ऊपर से हिस्सा को रोक करके और साइड से सिर्फ कोयला आपको दिख रहा है, तो ये काट करके, ये काम करने वाले जो इसको माइनिंग सरदार कहा जाता है इनको, और किस तरह से पाइप पहुंचती है यहाँ पर बिजली से इसको कटिंग वगैरह ये सब करने के लिए व्यवस्था है, कोयला निकाल करके। सो हियर इज हैविंग द concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and substantial manner. Improved technologies need to be constantly evolved to allow use to low grade ores at low cost. Improved technology
यानी कि कोयले के खदान हो, बॉक्साइट का खदान हो, आयरन ओर का खदान हो, ये सब पर आपको निकालना हो डिपॉजिट माइंस से, माइनिंग करनी है, तो आप जो आज से 50 साल पहले जो माइनिंग का तरीका था कि इंसान को घुसा दिया और काट काट कर टोकरी से भर भर के निकाल रहे हैं उसको, अब वो तरीका नहीं चलेगा। आप उनको सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। व्हील तरीके से, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है वैसे ट्रैक बना करके, लाइन बिछा करके, और वो आगे की ओर जाएंगे और उस तरह से इंजन बढ़ेगा, आएगा जाएगा तो लोड भी कम होगा। ये लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान खासा रखा जाए, तब आ जाकर के टेक्नोलॉजी बदलेगी। सो improved technologies need to be constantly evolved to allow use to low grade ores at low cost. Recycling of metals, recycling of metals का मतलब हो गया कि आप लोहे की जो भी पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हीकल्स में हो गया या और भी चीज़ों में, वो इस्तेमाल में आपको जो चीज़ें हैं उसमें फिर से आप उसको गला करके फैक्ट्री में वो इस्तेमाल करें। हाँ, तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो ये हम लोग इस तरह से जितना भी लोहे का कचरा कह सकते हैं, स्क्रैप पुराना चीज़, उसको दोबारा इसको ये करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें जिससे कि फिर से वो रीयूज़ हो जाए। तो ये हमारा एक बहुत ही उसका प्लस पॉइंट हो, बेनिफिट है। दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेस में आ गया, अगर हम इसकी बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज इट इज़ नीडेड टू कुक। मतलब जनरली हम खाना बनाने में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और आज से 30-40 साल पहले कोयले का इस्तेमाल होता था ज़्यादा, तो वो इस्तेमाल होता था टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, लाइट के लिए, एंड टू propel vehicles and to drive machinery in the industries. So energy can be generated from fuel minerals like coal. Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. तो देखिए ऊर्जा का ये स्रोत है सब। कोयला से बिजली बनती है, उसके बाद पेट्रोलियम से हम लोग ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती है, हर प्रकार की व्हीकल्स पेट्रोल से ही चलती है और डीजल से चलती है। नेचुरल गैस सीएनजी हो गया, इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी हो गया, इससे गाड़ियाँ चलती है। यूरेनियम के कारखाने से यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। सो एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज conventional and non-conventional sources. Conventional sources include firewood, लकड़ी। अब लकड़ी जलाते हैं तो आग बनता है उससे, तो उससे भी हम लोग खाना बनाना या और भी काम। तो ये कैटल डंग केक जो हो गया, जो मवेशी गाय बछड़े का जो गोबर होता है उसके जो गोईठा बनता है उससे भी एनर्जी मिलती है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बोथ हाइडल एंड थर्मल, मतलब बिजली का हो गया या थर्मल प्लांट हो गया, इससे भी आपको ये बिजली बनती है। तो ये जितने सारे जो आप कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको याद करने के लिए रखेंगे नेचुरल, यानी जो भी चीज़ें जो हो बने और उसमें कोई हार्मफुल नहीं हो, उससे जो चीज़ें, जिससे देखिए काऊ डंग को हम लोग देखा, लकड़ी का हो गया, फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब कन्वेंशनल में आ गया। नॉन कन्वेंशनल सोर्स इंक्लूड सोलर विंड, एकदम सा प्योर नेचुरल हो गया आपका। सोलर विंड हो गया, जो सोलर का सूर्य की रोशनी से, सनलाइट से जो हो गया आपका जो बिजली तैयार होता है, या गाड़ियाँ आजकल चल रही है सोलर प्लेट से भी चल रही है। विंड मतलब हवा से जो बिजली तैयार होती है। टाइडल मतलब तूफान हो गया, चक्रवात जो समुद्र के अंदर आता है
उसकी स्पीड से भी इस्तेमाल टरबाइन को चला करके बिजली बनाई जाती है। 8 क्लास के एनसीईआरटी के बुक में था ये। जियोथर्मल था, जमीन के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल करके उसका भी हम लोग बिजली। बायोगैस तो जानते ही हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं वो बिजली। एटॉमिक एनर्जी हो गया। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल एरियाज। तो फायर डंग और कैटल ये जो हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा गांव में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारा भारत गांव का देश है। अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की ओर ज़्यादा हम लोग बढ़ रहे हैं। गांव में भी वो सारी सुविधाएं हो रही है, बिजली की व्यवस्था हो रही है, छोटे मोटे फैक्ट्रीज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, चेंजेस हो रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको बोल सकते हैं आप। सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. More than 70% energy requirement in rural households is met by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes more valuable manure which could be used in agriculture. कहने का मतलब है कि काऊ डंग हो या लकड़ी हो, उसका जो जलने के बाद जो ऐश होता है, राख होता है, वो एक अच्छा नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है, मैन्योर्स का काम करता है। ये सारे जो नेचुरल मैन्योर्स हैं जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को काफ़ी बढ़ा देते हैं, और ये ज़मीन की सॉइल के लिए जो होता है वो काफ़ी सही होता है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इंस्टीड ऑफ द जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है। केमिकल फर्टिलाइजर्स से आप जहाँ तक जानते हैं आप कि उसकी जो ज़मीन की जो पोटेंशियल है, उसकी कल्टीवेशन क्षमता है, उसको कमज़ोर कर देता है। कैसे कमज़ोर कर देता है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आपको हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में पेन, अगर आपको हेडेक हो रहा हो और हेडेक हर 10-15 दिन, महीना दिन पर हो रहा हो, तो आपको पेन किलर की अगर आवश्यकता है, तो अगर इस रेगुलर वेज में अगर आप पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आपका जो नर्व सिस्टम है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है, वो आपका एडिक्ट हो जाता है कि जब जब उसको ज़रूरत हो, उसको स्पंदन के लिए, कंपन के लिए, तो वो मेडिसिन जो है हाईली जो एडिक्टेड मेडिसिन हो जाती है, और जिससे कि आपको ज़रूरत होता है तो आप रिकॉल करते हैं। लेकिन इसका जो विपरीत परिणाम होता है कि जो वेन होता है वो इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेच पड़ जाता है, दबाव हो जाता है कि वो कमज़ोर हो जाता है, और एक उम्र होने के बाद, एक उम्र गुजर जाने के बाद, ओल्ड एज में, उसी ओल्ड एज में कभी कभी किसी की नसें फट जाती है, जो बोलते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया या हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए डॉक्टर हमेशा ये सलाह देता है कि बहुत कम पेन किलर खाने की आवश्यकता है, क्योंकि पेन किलर जो बना हुआ मेडिसिन है वो पेन को कम करने के लिए इंस्टेंटली वर्क करता है। और किसी चीज़ को इंस्टेंटली वर्क करना हो तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल की ज़रूरत है। ज़मीन के उर्वरकता की बात भी यही है। हमें एक कट्ठा में अगर 1 क्विंटल गेहूँ उपजाते हैं, तो अभी 4 क्विंटल गेहूँ उपजानी है, तो उसकी फर्टिलाइजर्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, सीड्स चेंज करने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जनरली मैं और भी बता दूँ आपको, आजकल गाय के दूध के लिए आजकल इंजेक्शन का इस्तेमाल लोग करता है। गाय को अपने तरीके से, पहले गांव में गाय के दूध का एक टाइमिंग होता था, सुबह और शाम। अब लोग इंजेक्शन इंजेक्ट करके, और उसको इस तरह से इतना जल्दी हो गया कि उसमें लगता है कि अब दूध की स्थिति बन रही है। तो कहीं ना कहीं केमिकल जो हमारे समाज में आया है, बड़ा वो हार्मफुल है। वही बात यहाँ पर हो रहा है कि मोर यूजिंग डंग केक टू इज बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर कि कन्वेंशनल सेंस में क्या है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
जिसमें पहला है आपका कोयला। कोल मतलब कोयला। इन इंडिया कोल इज द मोस्ट abundantly available fossil fuels। abundantly मतलब कि ज़्यादा मात्रा में कोयला अवेलेबल था। अभी तो आप नहीं कर सकते, हम लोग बहुत ज़्यादा कोयला को कंज्यूम कर लिए हैं, जिसमें झारखंड का आपका झरिया धनबाद की बात करें, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और वो सब जो है बहुत सारा छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश में भी कोयला है, फिर आपका महाराष्ट्र में भी कोयला है, उसके बाद दुर्गापुर जो पड़ता है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, रानीगंज, दुर्गापुर, झरिया, ये सब एरियाज जो है कोयले का है। आयरन ओर भी दुर्गापुर में और रानीगंज में पाया जाता है। तो ये सारे हमारे एरियाज हैं जिसमें कोल डिपॉजिट है, ये सारे स्टेट्स में। सो इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो कोयले का इस्तेमाल क्या क्या करते हैं हम लोग, ये बिजली बनाने के लिए, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। भारत एक देश है जो कोयले पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर है। आज भी बिजली की संकट आप सुने होंगे कि कुछ महीना पहले, 15 महीना दिन पहले की आर.के. सिंह जो हमारे आरा के जो सांसद हैं, वो एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो उन पर इल्ज़ाम लगा दिया मीडिया वालों ने कि वो छुपा रहे हैं, कोयले की कमी हो गई है, जबकि वो ऐसा स्थिति नहीं था। वो बारिश हुई थी तो कोयले का खदान जो था उसको थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए क्लोज किया गया था, कुछ घंटों के लिए, इसलिए क्योंकि और उसके कारण जो माइनिंग था वो स्लो हो गया था, और माइनिंग स्लो हो गया तो लोगों को पहुंच नहीं रहा था जहां पर बिजली बनने के लिए चाहिए थी कोयले की, तो इसलिए लोगों ने कह दिया कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया। तो ये एक सोशल र्यूमर्स था। तो इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, जैसा कि आप जानते हैं, अगर जागरूक है, पहले से जागरूक है, दैट कोल इज फॉर्म्ड ड्यू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट एंड मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब मिलियंस, लाखों लाख, हजारों साल में कोयले तैयार होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता दूं कि कोयले का फॉर्मेशन होता है आपको धरती में क्रैक्स होना, धरती अर्थक्वेक होना, और उसमें बहुत सारे फॉसिल्स फ्यूल्स, पेड़ पौधे दब जाए नीचे, और उसके बाद चट्टानों में का निर्माण होकर के रॉक्स बनते हैं, और वो रॉक्स जो कोयले का रूप लेकर के हजारों हजार साल में होती है। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो बनती है ये एक जनरेशन को अगले यूज करने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। सो एज यू ऑलरेडी अवेयर दैट कोल इज फॉर्म्ड due the compression of plant material over millions of years. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and the depth and टाइम ऑफ बुरियल। तो दफनाया जाता है, यानी मैंने बोला कि कैसे दफन हो जाती है धरती में पेड़ पौधे, जानवर, आंधी तूफान और अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे लोग मरते हैं, इंसान भी मरते हैं। सो डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पेप्ट which has a low carbon and high moisture content and low heating capacity. So lignite is a low grade brown coal. लिगेनाइट जो है एक प्रकार का कोयले का टाइप है ये। तो लिगेनाइट कोयला जो है, लिगेनाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल, भूरा कलर का सबसे लोअर कैटेगरी का ये कोयला है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिगेनाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल which is soft with high moisture content. The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu. The principal lignite कहाँ lignite ज़्यादा पाया जाता है? Reserves are in Neyveli तमिलनाडु में एक जगह का नाम है Neyveli तमिलनाडु, and आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस लिए होता है? यहाँ पर खदान माइनिंग से निकाला जाता है बिजली बनाने के लिए। कोल दैट हैज़ बीन बuried डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर्स इन बिटुमिनस कोल
So it is the most popular coal in commercial use. Metallurgical coal in is high grade. मेटालर्जिकल ये भी एक कोयले का टाइप है. मेटालर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल which has a special value for smelting iron, यानी लोहे को गलाने के लिए स्मेल्टर, जो 8 क्लास में आप पढ़े होंगे आयरन वेव्स एंड स्मेल्टर्स. तो स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेंस. ब्लास्ट फर्नेंस मतलब भट्टियों, डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा करके और तब जाके कोयले को तोड़ा जाता है, बड़े बड़े पहाड़ पठार को, तब वहाँ उसमें से कोयला निकलता है. तो ब्लास्ट फर्नेंस. एंथ्रेसाइट. एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. ये भी कोयला है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए. एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. तो ये एंथ्रेसाइट्स कोयले का नाम हो गया. बिटुमिनस हो गया, उसके बाद आपका लिग्नाइट हो गया. ये सब टाइप्स ऑफ कोल है, ये ध्यान दीजिएगा. फिर इसके बाद इन इंडिया कोल अकर्स. इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक series of two main geological ages, namely गोंडवाना. ये एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है. गोंडवाना लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन एज. 200 मिलियन जो है इसके समय है, इसमें लगे हैं गोंडवाना लाइन को बनने में. एंड इन टेरिटरी डिपोजिट्स विच आर ओनली about 55 million years old. The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in December Valley. दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में. ये दामोदर घाटी, ये नदी भी है दामोदर नदी, तो दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में है. और इसके बाद का जो हिस्सा हम लोग देखेंगे टुमारो, हम लोग समझेंगे इस कोयले के लिए. तो यहाँ झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट. झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स, कोयले का जो खदान. एंड द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली ऑल्सो कंटेंट कोल डिपोजिट्स. तो मैं कोयला को सोच रहा हूँ कंप्लीट ही कर दूँ, फिर उसके बाद हम लोग पेट्रोलियम कल से स्टार्ट करेंगे. तो ये देख लीजिए यहाँ पर गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा valleys also contain coal deposits. Territory coals occurs in northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये भी छोटा एरिया है जहाँ पर कोयला पाया जाता है, जिसे आप बोल सकते हैं. रिमेंबर, कोल इज अ बल्की मटेरियल. बल्की मतलब बड़े एरिया में ऑक्युपाई किए हुए है. कोल इज अ बल्की मटेरियल विच लॉसेस वेट्स ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एस. यानी जहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा तो कोयले का राख बनेगा जलने के बाद, ये समझ लीजिए. इसीलिए इसको बल्कि, यानी अपना रूप खत्म करने में इतना आसान नहीं है. जितना वो जलेगा तो कम से कम कोयले का आकार को आधा रूप तो डस्ट निकलेगा ही निकलेगा उसको. सो लॉसेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एस. Hence heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal field. इसीलिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है कोयले के पास में ही बनाई जाती है, जिससे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा. आराम से वहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर इन फैक्ट्री इंडस्ट्री 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर भी हो, 10 किलोमीटर भी है, अगर 20 भी है कोयले खदान से दूर, तब भी ज़्यादा दूर नहीं है. अगर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से कोयला लेकर किसी फैक्ट्री में लगाना है तो उसमें उसका और 50 किलोमीटर में दोनों में अंतर है. 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए टाइम प्लस उसका डीजल पेट्रोल जो डीजल लगना है गाड़ी के लिए, दोनों में अंतर है. तो इस हिसाब से ये खासा ध्यान दिया जाता है. और ये देखिए इस स्थिति में जब 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी, टिस्को TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, टाटा एंड टिस्को का स्थापना जमशेद जी टाटा ने जो किया था,
8 क्लास का ही ये चैप्टर में है, टिस्को, TISCO। तो टिस्को की जो स्थापना हुई थी उस समय देखा गया वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये टाटा शहर बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और इस नदी के ऊपर वहाँ पर उनको कोयला मिल गया, वहाँ पर आयरन ओर मिल गया, और आज स्टील प्लांट देख लीजिए 100-200 साल से वहाँ पर स्टील प्लांट 150 साल से चल रहा है और आज तक है। तो इस तरह से कोयले का डिमांड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, ज़्यादा हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं। और ये हम लोग मैप को कल देखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको, इस पॉइंट्स को। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में ये सारे आ जाएंगे आपको। कोल फील्ड है, आपका कोल माइंस है, ऑयल फील्ड्स है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स है, एंड HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बसी हुई है। तो ये टुमारो हम लोग बहुत विस्तार से इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का पोर्शन पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 4 के बाद हम लोग हो सकता है पार्ट 5 हो, और उसके बाद पार्ट 6 भी हो सकता हो। ये तो आज हमारा पार्ट 4 है। Then tomorrow we will see from petroleum. So thank you. Have a nice day.